चलिए, तो हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम एलिमिनेशन डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। एलिमिनेशन डिसऑर्डर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इनेरोसिस, उसके बाद एक्नोप्रेसिस, उसके बाद अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड एलिमिनेशन डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर है इनेरोसिस, इसमें क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन डिसऑर्डर। एलिमिनेशन आप समझ पा रहे होगे किस सेंस में बात कर रहा हूँ, है ना? मतलब अब बार बार वॉशरूम जाना, पॉटी करना, वो वाली बात है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको, यस और नो? यस। हाँ, तो इनेरोसिस में क्या होता है? रिपीटेड यूरिनेशन इनटू बेड और क्लोथ्स, इनवॉलेंटरी और इंटेंशनल, इन अ चाइल्ड्स एज 5 ईयर और ओल्डर, है ना? 5 साल के बच्चे या 5 साल से बड़ा कोई बच्चा है, वो रिपीटेड यूरिनेशन उसका हो रहा है उसके कपड़ों में, बेड पर, इनवॉलेंटरी इंटेंशनली कैसे भी हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे एटलीस्ट 2 टाइम्स पर वीक फॉर 3 मंथ्स, है ना? और डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट, तो फ्रीक्वेंसी आपने देखा है कि एक वीक में कम से कम 2 बार होना चाहिए, और ऐसा 3 महीने तक आपको देखना है। ऐसा है तो उसको आप यूनेरोसिस बोल सकते हो। 3 टाइप का उन्होंने डिस्कस किया है। नॉक्टर्नल ओनली, है ना? डायूरिनल ओनली, और बोथ नॉक्टर्नल एंड डायरनल, है ना? नॉक्टर्नल ओनली जैसे नाम से पता चल रहा है, सोते टाइम, अकरिंग ड्यूरिंग स्लीप, और डायरनल ओनली ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स, और मतलब सोते टाइम जागते टाइम दोनों। तो 3 टाइप के इनोरसिस हैं। कॉजेस क्या हो सकते हैं? डिले इन ब्लैडर कंट्रोल डेवलपमेंट, है ना? ब्लैडर कंट्रोल जो डेवलपमेंट है वो उतना, मतलब ब्लैडर कंट्रोल डिले हो रहा है, उस वजह से भी, मतलब कंट्रोल समझ नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा लेट है कंट्रोल, समझ रहे हो आप? तो ब्लैडर कंट्रोल डेवलपमेंट में डिले है, उसकी वजह से एक कॉज हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, है ना? बड़े लोगों में भी हो सकता है ये, और यूजुअली बच्चों के अंदर ये देखा जाता है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो। फैमिली हिस्ट्री भी यहाँ कॉजेज हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? बिहेवियरल ट्रीटमेंट हो सकता है, बेड वेटिंग अलार्म्स हो सकता है ना? मोटिवेशनल थेरेपी हो सकती है, रिवॉर्ड थेरेपी हो सकती है ना? मेडिकेशन कर सकते हो, है ना? डेस्मोप्रेशन, डी ए वे डी ए डबल डी ए वी पी, और एमी प्रामाइन ऐसे करके कोई मेडिसिन है, वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। एग्जाम्पल देखें तो 7 year old बेड्स अ बेड, है ना, वेट्स द बेड एट नाइट डिस्पाइट नॉर्मल टॉयलेट ट्रेनिंग, है ना? तो 7 साल का कोई बच्चा है, वो नॉर्मल टॉयलेट ट्रेनिंग हुई है, लेकिन हर बारी वो बिस्तर पर उसको वो बिस्तर गीला करता है, तो अब इसको ए न्यूरोसिस बोल सकते हो। क्लियर है आपको ये वाला डिसऑर्डर, यस और नो? यस। समझ आ रहा है ना? अभी उसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है एक्नोप्रेसिस। एक्नोप्रेसिस एक्नोप्रेसिस में क्या होता है? देखिए, एक्नोप्रेसिस आप समझ रहे हो, वहाँ पर वॉशरूम वाली मतलब टॉयलेट, और यहाँ पर आप समझ रहे हो फेसिस, है ना, पॉटी। रिपीटेड पैसेज ऑफ फेसिस इनटू इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस, क्लोथिंग, फ्लोर्स, इनवॉलेंट्री और इंटेंशनल, इन अ चाइल्ड एज 4 ईयर और ओल्डर। ठीक है, एटलीस्ट वंस अ मंथ फॉर अ 3 मंथ, ये फ्रिक्वेंसी है। टाइप्स देखेंगे एक्नोप्रेसिस के, तो विथ कॉन्स्टिपेशन एंड ओवरफ्लो इनकन्सिस्टेंसीज, ये कॉमन है। मतलब कॉन्स्टिपेशन के टाइम और ओवरफ्लो इनकन्सिस्टेंसी एक टाइप हो सकता है। दूसरा है विदाउट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन विदाउट कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बिहेवियरल है, ये विदाउट कॉन्स्टिपेशन का बिहेवियरल इशूज अपन इसको बोल सकते हैं। एक्नोप्रेसिस समझ आ रहा है आपको? कॉजेज क्या हो सकते हैं? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, स्टूल बिल्डअप, है ना, ओवरफ्लो लीकेज, ये ऐसे काम कर रहा है। टॉयलेट ट्रेनिंग डिफिकल्टीज एक कॉज हो सकता है। अपोजिशनल डेफिएंट बिहेवियर, समटाइम्स इंटेंशनल सॉइलिंग, मतलब कभी कभी क्या होता है, किसी को परेशान करने के लिए भी लोग ना ऐसा करते हैं, तो अपोजिशनल डेफिएंट बिहेवियर भी एक कॉज हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए, यस और नो? अरे बोलो, बातें थोड़ी सी वैसी हैं टॉयलेट पॉटी की, लेकिन ऐसे डिसऑर्डर हैं।
Yes, समझ आ sir. रहा है कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है, अपन कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन ऐसे डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में देखेंगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेग्जेटिव्स, स्टूल सॉफ्टनर्स हो सकते हैं, है ना। बिहेवियरल वाला ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, स्केड्यूल्ड टॉयलेटिंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, फैमिली एजुकेशन, ये कुछ ट्रीटमेंट है। अ 6 ईयर ओल्ड सॉइल्स हिज पैंट्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड स्टूल लीकेज। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो? अरे यस और नो में तो Yes, आंसर sir. करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। तो अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड एलिमिनेशन डिसऑर्डर में जैसे मैं बताता हूँ, ये वाली कैटेगरी कौन सी होती है, जहाँ पर जो ऊपर डिस्कस किए हैं डिसऑर्डर्स वो फिट इन नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, मतलब जो कंप्लीट क्राइटेरिया है वो मीट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स या सिम्टम्स सिमिलर हैं, लेकिन पूरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ हम इस कैटेगरी में रख देते हैं, अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड में के अंडर रख देते हैं। तो यूज व्हेन सिम्टम्स आर प्रेजेंट बट डू नॉट मीट फुल क्राइटेरिया, एग्जाम्पल में देखेंगे, चाइल्ड ओकेजनली बेड्स बैड बट नॉट फ्रीक्वेंट इनफ फॉर इन्यूरोसिस डायग्नोसिस। तो इसका रिकैप देखेंगे, इनोरेसिस का इनअप्रोप्रिएट यूरिनेशन, है ना, 5 साल और 5 साल से ज़्यादा के बच्चे जो होते हैं, और एक्नोप्रेसिस इनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट डिफेक्शन, ये 4 साल के बच्चे होते हैं और 4 साल से ज़्यादा हो सकते हैं। अदर स्पेसिफाइड एंड स्पेसिफाइड में इनके सिम्टम्स ना पार्शियल सिम्टम्स होते हैं, मतलब पूरी तरीके से जो एक्नोप्रेसिस और यूनिरेसिस है पूरी तरह उनका पूरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, इसलिए हमने इसको अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड में रखा है। क्लियर है, आगे बढ़ें। Yes. नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका स्लीप वेक डिसऑर्डर्स। स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, स्लीप वेक डिसऑर्डर्स में कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे आपको समझ में ही आ रहा होगा, जहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर्स को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या कितने डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे यहाँ पे, मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ। इंसोमनिया डिसऑर्डर, हाइपर सोमनोलेंस, हाइपर सोमनोलेंस डिसऑर्डर, उसके बाद नार्कोलेप्सी, आफ्टर दैट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाइपोएपनिया, उसके बाद सेंट्रल स्लीप अपनिया, उसके बाद स्लीप स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन, उसके बाद सर्केडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, उसके बाद पैरासोमनियाज, उसके बाद अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड स्लीप वेक डिसऑर्डर्स। तो इतने हम स्लीप वेक डिसऑर्डर्स के अंडर ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है इंसोमनिया डिसऑर्डर, है ना। इंसोमनिया डिसऑर्डर, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंसोमनिया मतलब नींद ना आने की बीमारी। तो डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग स्लीप, उनको नींद मतलब शुरुआत ही नहीं हो पाती, नींद आज नींद बहुत देरी से आती है, तो डिफ़िकल्टी होती है ना। डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग स्लीप, मेंटेनिंग स्लीप, कि सो भी जाते हैं तो जल्दी नींद हो जाती है, और वेकिंग टू अर्ली, और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। एटलीस्ट 3 नाइट्स पर वीक, है ना, एक वीक में 3 रात तक ऐसा होना चाहिए, और 3 महीने तक ऐसा चलना चाहिए, तो आप उसको इंसोमनिया डिसऑर्डर बोल सकते हो। इज इट क्लियर? Yes. अब आप देखोगे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मेडिकेशंस हो सकती हैं, पुअर स्लीप हाइजीन हो सकता है। तो कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। अभी आप देखोगे रिस्क क्या होती है, रिस्क क्या होता है, मतलब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क क्रिएट करते हैं इंसोमनिया के लिए। फटीग हो सकता है, जब थकावट ज़्यादा होती है ना। रिस्क मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब सोओगे नहीं तो थकावट ज़्यादा महसूस होगी। मूड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है, और आपका जो काम है, जो आपका जॉब है, उसकी क्वालिटी कम हो सकती है ना। जैसे जितने अच्छे से करते हो उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा, स्कूल परफॉर्मेंस जो भी आप करते हो बिगड़ जाएगा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है इस डिसऑर्डर में। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, CBTI मतलब क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया, है ना। स्लीप हाइजीन ट्रेनिंग हम उनको दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेडिकेशन है, और शॉर्ट टर्म मेडिकेशन में आपके सामने ये मेडिकेशन है, आप इसको देख सकते हो, मेलाटोनिन है ना, जोलपिडेम है, एसजोपिक्लोन है ना। एग्जाम्पल हम देख लें तो, अब वुमेन लाइज अवेक फॉर 2 to 3 hours एवरी नाइट डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड।
समझ रहे हो? मतलब ऑब्वियस सी बात है, नींद ना आने की बीमारी को ही हम इंसोम्निया बोलते हैं। क्लियर है आपको इंसोम्निया किसको बोलेंगे? Yes, sir. मतलब नींद आने में प्रॉब्लम होती है, और नींद मेंटेन होने में प्रॉब्लम होती है, और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट है हाइपर सोमनोलेंस डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ये उसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ नींद नहीं आ रही है, या नींद बहुत आ रही है। इज इट क्लियर मैं जो बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है? नींद ही नींद आती रहती है। Yes, sir. तो excessive daytime sleepiness despite 7 hours or more than 7 hours of main sleep with prolonged sleep episodes or daytime naps। मतलब आप 7 घंटे की नींद या 7 घंटे से ज़्यादा भी सो लेते हो तब भी आपको आलसी आती है, तब भी आपको नींद आती है ना? आप डे टाइम पर छोटे छोटे नैप्स भी लेते रहते हो, और मतलब समझ रहे हो? तो मतलब बहुत ज़्यादा जो नींद आ रही है, एक्सेसिव स्लीप जिसको हम बोल रहे हैं, उसको हम हाइपर सोमनोलेंस डिसऑर्डर बोलते हैं। ड्यूरेशन देखेंगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स पर वीक फॉर 3 मंथ्स, है ना? एक वीक में 3 बार होना चाहिए कम से कम, और ऐसा 3 महीने तक चल रहा है तो हम उसको हाइपर सोमनोलेंस डिसऑर्डर बोलते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम स्टूमुलेंट दे सकते हैं। स्टूमुलेंट जानते ही हो, जिससे कि नींद ना आए, एनर्जेटिक फील करे, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिव रहे, है ना? तो स्टिमुलेंट दे सकते हैं, रेगुलेटेड स्लीप स्केड्यूल हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, अ मैन स्लीप्स 10 आवर्स एट नाइट बट स्टिल फॉल्स asleep एट वर्क ड्यूरिंग मीटिंग्स। मीटिंग के टाइम पर भी सो जाते हैं, जबकि 10 घंटे घर पर सो के आया है। तो इसको, ऐसे पेशेंट को अपन बोल सकते हैं कि इनको हाइपर सोमनोलेंस डिसऑर्डर है। क्लियर है ना आपको ये इसमें क्या होता है? सर ऐसा तो थोड़ा थोड़ा मेरे को भी होने लग गया आजकल। किसको हो रहा है? सृष्टि को? हाँ सर। देखो ये 3 महीने तक ऐसा चल रहा है तो आप समझ जाना हाइपर सोमनोलेंस है। और कुछ कुछ देखो, कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत थक जाते हैं, टायर्डनेस बहुत होती है ना? तो उस वजह से भी हम बहुत ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता है कि सोने के बाद भी सोने का मन करता है, लेकिन कुछ दिन तक हो तो नॉर्मल है। 3 महीने तक ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, तो फिर डायग्नोस कर सकते हो कि हाइपर सोमनोलेंस है। ठीक है सृष्टि? सर 15 एक दिन से ही हो रहा है। 15-20 दिन हो गए? मतलब कितना मेरे घंटा सोते? 10 घंटा? हाँ सर इतना तो हो जाता है क्योंकि रात को भी मैं 8 घंटे सो जाती हूँ और दिन में और 3 घंटे इतना सो टाइम जाती हूँ। कैसे आ जाता है? इतना टाइम कैसे है? 10 घंटे कैसे सो रहे हो? तो सर रात में 8 घंटे सो जाती हूँ ना। अच्छा, और बीच में 2 घंटे? दिन में भी 3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। ओके। बाकी फिर पढ़ाई नहीं चल रही क्या? जब पढ़ाई चल रही है ना तो वो पढ़ाई करते करते तो नींद आ जाती है। बट ये हाइपर सर मुझे भी सोमनोलेंस, बहुत नींद आने लग गई है। नींद आने लग गई है बहुत? हाँ। अरे आप तो थक जाते हो ना, ये क्लासेस भी होती हैं और सुबह भी, और उस वजह से, है ना? चलो, किसी को कोई स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, ऐसा मत बोलो कि सर मुझे डायग्नोस कर दो कौन सा स्लीप डिसऑर्डर है, किसी को कोई सा नहीं है। ठीक है। मुझे इंसोम्निया था पर अब ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम सर देखेंगे। ये थोड़ा सा होता है जो 21 22 23 साल की एज होती है ना, क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे हुआ था। मतलब मैं 11 12 घंटे सो लेती थी आराम से। फिर वो एक आध महीने तक हुआ, धीरे धीरे फिर वो ठीक हो गया था। गजब। मतलब मेरी मम्मी तो सोने नहीं देती मुझे। बोलती हो सही है यार, बढ़िया है। मैं तो सोने को नहीं मिलता था, और अभी है, अभी मतलब उतना तो नहीं सोता हूँ, लेकिन ठीक ठाक सो लेता हूँ फिर भी। चलो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करें तो वो है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी आप समझ ही रहे हो, बहुत खतरनाक बीमारी है ना? आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते आप सो गए तो ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, खड़े खड़े आप सो गए, तो आप ऑब्वियस सी बात है गिरोगे, धड़ाम से गिरोगे और आपका सर भी फट सकता है। या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग करते करते नींद आ गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है ना आपको? यस और नो? यस यस सर। सर। तो इस यस सर। हाँ, तो इस वाला ये बड़ा डिसऑर्डर बड़ा खतरनाक सा है,
और आप सबको पता है इस नार्कोलेप्सी का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम कौन सा होता है? कैटाप्लेक्सी। हमने सबने पढ़ा है ना, याद आ रहा है कि नहीं? कैटाप्लेक्सी होता है कि नहीं? इसको सडन लॉस ऑफ मसल टोन बोलते हैं, है ना? तो नार्कोलेप्सी यस। किसको बोलते हैं? क्या है नार्कोलेप्सी? रिकरेंट एपिसोड ऑफ इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल नहीं है, इरप्रेसिबल नीड टू स्लीप, लैप्सिंग इनटू स्लीप और नैपिंग विद इन द सेम डे। ऑब्वियस सी बात है, इन शॉर्ट मतलब कभी भी नींद आ जाती है, पढ़ाते टाइम, खाते टाइम, किचन में, ड्राइविंग करते टाइम। एक एपिसोड होता है कैटाप्लेक्सी का। कैटाप्लेक्सी की वजह से क्या है, आप सडन सडन लॉस ऑफ मसल टोन हो जाता है और आप धड़ाम से गिरते हो, तो उसकी वजह से और सारी इंजरीज हो सकती हैं। सिम्टम्स क्या है? नीड एटलीस्ट वन, इन तीन में से कम एक तो होना चाहिए, है ना? तो कैटाप्लेक्सी बोला है। और देखो कैटाप्लेक्सी को इम्पोर्टेंट इसलिए याद रखना है, क्यों? क्योंकि एकदम से आप क्या होते हो, आपके मसल टोन बिल्कुल जीरो हो जाता है ना? बिल्कुल हाथ पैर आप छोड़ देते हो, और आप जब हाथ पैर छोड़ोगे तो एकदम से गिरोगे ही ना। इसीलिए कैटाप्लेक्सी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका। और क्या हो सकता है? हाइपोक्रेटिन डेफिशिएंसी। हाइपोक्रेटिन की डेफिशिएंसी से भी ये हो सकता है। और रैम स्लीप लेटेंसी लेस देन 15 मिनट्स। ये रैम स्लीप लेटेंसी, देखो ये क्या हो रहा है, ये ना मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे ये है कि रैम स्लीप कम होती है ना आपकी, उसके वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है? देखो रैम स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी स्लीप वो जितनी आपकी डीप स्लीप इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉन रैम स्लीप आपकी डीप स्लीप होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ आपकी रैम स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं होती? दूसरे दिन हम यस। जब दूसरे दिन जब हम सोते हैं ना, मतलब जब हम सोए नहीं हैं कुछ दिनों से, या जब हम सोते हैं, तो हमें क्या होता है? रैम रिबाउंड होता है कि नहीं? रैम रिबाउंड फिनोमेना उसी को बोला जाता है ना। हेलो, मैं समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस। पढ़ा है कि नहीं, सुना है कि नहीं आपने? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर मैंने देखा कि स्लीप एपनिया में क्या होता है, ये 15 मिनट की होती है रैम स्लीप, और नॉर्मल इंसान की जो रैम होती है वो 70 से लेके 110 मिनट की होती है। समझ रहे हो? नॉर्मल जो रैम स्लीप होती है वो होती है 70 to 110 मिनट्स की, बट इन नार्कोलेप्सी इट कैन बी लेस देन 15 मिनट्स। तो रैम स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो कम होती जा रही है। नॉर्मली कितनी होती है? 1.5 घंटे की, ऐसा मान सकते हो आप। 70 मिनट्स to 110 मिनट्स के बीच में होती है एक नॉर्मल, जिसको नार्कोलेप्सी नहीं है, हम लोगों की नहीं। यहाँ पर 15 मिनट से कम की होती है नार्कोलेप्सी के पेशेंट में। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं, है ना, जिसकी वजह से नार्कोलेप्सी हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको? नोट भी कर लिया होगा मैंने जो अभी तक बोला? यस यस और नो? सर, एग्जैक्ट 90 मिनट्स ही बोलते हैं। क्या? एग्जैक्ट मतलब 90 मिनट्स की बोलते हैं ना साइकिल। हाँ देखो 90 मिनट्स के होते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि किसी में कम होते हैं किसी में ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपन उसको एवरेज लेके चल रहे हैं। देखो 70 और 110 कितने हो गए? 180। 180 का एवरेज निकालो तो आ गया ना 90। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, वो तो जैसे अपनी हार्ट पर पाल्पिटेशन भी सबकी ऊपर नीचे ही होती है, बिल्कुल 72 नहीं होती है। बिल्कुल पर एवरेज जैसे मान सकते हैं कि 90 मिनट। हाँ, मतलब बोला जाता है 90 ऐसा। हाँ, नहीं मैं ये भी बता रहा हूँ कि 90 बोला क्यों जाता है, क्योंकि अपन एवरेज लेके चल रहे हैं। ठीक है, एवरेज यस। मतलब 70 से लेके 110 के बीच में है, तो इट्स नॉर्मल। हम्म। मतलब 1.5 घंटा, ऐसे मान के चलो, लगभग 1.5 घंटा। यहाँ तो 15 मिनट हाँ ही है, 15 मिनट से कम ही है। तो सबको समझ में आ सर, गया सिम्टम्स नार्कोलेप्सी के? इसी में ड्रीम्स होते हैं ना? देखो नार्कोलेप्सी में बिल्कुल आपके हेलुसिनेशंस और ड्रीम्स वाली स्टेट में आप पहुंच जाते हो, सही बात है। नहीं नहीं, रेम में ही नॉर्मल इंसान को ड्रीम्स आते हैं ना ऐसा? नहीं, अब नार्कोलेप्सी की बात कर रहे हो और रैम की बात कर रहे हो, ये बताओ? मैं सिर्फ रेम की बात कर रही हूँ सर। हाँ, तो रैम में बिल्कुल सपने रैम में ही होते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब इंसान को कैटाप्लेक्सी का अटैक आता है ना, तो वो उसको हेलुसिनेशंस होने लगता है।
उसको ड्रीमी लाइक स्टेट लगती है। मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। ओके, इसके पीछे ये रीज़न भी तो हो सकता है ना, क्योंकि देखो रेम में हम स्लीप में मतलब रेम में क्या होता है, हमको ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम्स की वजह से हमारे जो अनकॉन्शियस के थॉट्स या जो अनसेट फीलिंग्स है वो सारी रिप्रेजेंट हो जाती है। इन लोगों की रेम ही कम है तो इनके वो सारी चीज़ें रिवील नहीं हो पा रही, इस वजह से इनका हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है ना? है। हाँ, देखो ओके। रीजन मैंने आपको बता ही दिए हैं। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताइए। बिल्कुल सही बोला है सोनाली ने। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ऑन सेट में देखेंगे। अरे आप लोग यस और नो में आंसर करो जिससे आगे बढ़े हम। समझ आ रहा है ना? नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि पता नहीं स्लीप पढ़ाते पढ़ाते नींद ना आ जाए। तो ऑन सर सेट हम पूछते रहने पड़ेगा, नींद ज़्यादा आ रही है आजकल सबको। ऑनसेट की बात करें, शुरुआत आपकी एडोलसेंस और अर्ली अडल्टहुड से स्टार्ट हो सकता है ये प्रॉब्लम। नार्कोलेप्सी ट्रीटमेंट में हम स्टूमुलेंट दे सकते हैं, है ना, और सोडियम ऑक्सीवेट दे सकते हैं फॉर कैटाप्लेक्सी। एग्जाम्पल की बात करें, कॉलेज स्टूडेंट सडनली कोलैप्स विद मसल वीकनेस व्हेन लाफिंग देन फॉल्स asleep। कुछ कुछ आपने लोग देखे होंगे, हंसते हंसते ही गिर पड़ते हैं और उनको नींद आ जाती है। मतलब गिर पड़े नींद आ गई, समझ रहे हो आप? ऐसा होता है कि नहीं, मसल टोन गायब हो जाता है। ठीक है, तो है यस ये सर। एक गंभीर प्रॉब्लम यस है, सर। सीवियस प्रॉब्लम है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए नार्कोलेप्सी के पेशेंट को ड्राइविंग करना, है कि नहीं। अभी यस। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है ओ एस ए एच। ओ एस ए एच क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपनिया। ये क्या है? repeated episodes of upper airway obstruction during sleep, breathing pauses, gasping, snoring। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनको एपनिया है उनकी बात कर रहे हैं, कि वो जब सो रहे होते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब 1 सेकंड के लिए या फिर 1 सेकंड से कम के लिए उनकी सांस रुक जाती है, ब्रीदिंग नहीं आती, है कि नहीं। और ऐसा बहुत बार उनके साथ होता है, या तो सांस नहीं आ रही है, पॉजेज हो रहे हैं, या फिर खर्राटे आ रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से उनकी नींद भी गड़बड़ हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब जो एयरवेज हैं उनमें प्रॉपर वो एयर पैसेज में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बार बार उनकी नींद खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उनका एकदम से सांस बंद हुई, ब्रीदिंग बंद हुई, तो एकदम से वो उठते हैं, है ना। और आप सोच के देखो, ये वैसा बहुत समय से हो रहा है। स्लीप एपनिया के पेशेंट को क्या बहुत डर होता है कि नींद में ही ना हम निकल जाए, समझ रहे हो। बहुत बड़ी एनजाइटी, इसकी वजह से एनजाइटी हो जाती है लोगों को, एपनिया की वजह से। जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? तो बहुत सारे लोग तो सोते ही नहीं है, क्योंकि सोएंगे ही नहीं तो सांस बंद नहीं होगी, मतलब कुछ सेकंड के लिए भी नहीं होगी, और उनका डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सोचना गलत है, कहीं सोना तो ज़रूरी है। समझ आ रहा है आपको कि इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपनिया में क्या होता है? आ रहा है ना समझ में, यस और नो? यस। सर इसके इसमें यस वजह सर। से क्या एक हो सकता है? ओबेसिटी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है ना, हार्ट रिलेटेड डिसीज हो सकती है, और डे टाइम फटीग, क्योंकि आप बार बार उठ रहे हो। बार बार क्यों उठ रहे हो? क्योंकि ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है, पॉजेज हो रहा है, गैस्पिंग हो रही है, स्नोरिंग हो रही है। और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब आप जानते ही हो, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है एयरवे में कुछ गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं है, या फिर किसी तरीके का वेरियर है। तो एयरवे, जैसे कुछ लोग खर्राटे लेते हैं, है ना, और चलो मैं सच नहीं बता रहा हूँ, आप समझ गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी लेता हूँ खर्राटे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे स्लीप एपनिया तो नहीं है। नहीं, वही मैं सर बोल रही थी, कभी कभी मतलब जनरली आप खराटे वालों से पूछो ना कि आप हाँ, खराटे ले रहे थे, तो वो बोलते हैं ना तो हमें पता हम खराटे ले रहे थे, हमें फील ही नहीं होता कि हम खराटे ले रहे थे। हाँ, वो दूसरा पड़ोसी को बता। पता चलता है बस। और ऐसा हाँ, भी और होता वो है कि नहीं जब बहुत करते। जब वो मानते ही नहीं है ना कि वो खराटे ले रहे थे, मना ही कर देते हैं, साहब तो नहीं लेते, हम तो खराटे लेते ही नहीं है। हाँ, क्या सही बात है, लेकिन मुझे पता है कि मैं तो खर्राटे लेता हूँ। ठीक है। सर, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो बहुत थक जाते हैं लोग, जैसे बहुत फिजिकल हाँ, वर्क करते हैं, तो वो बहुत उनको तो आते ही हैं।
ये भी सही बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तकते भी नहीं है और सोते टाइम खर्राटे लेते हैं, लेकिन कुछ उनको प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है ना। सर उनको एक्सेप्टेंस की कमी है। क्या है अनुष्का? सर एक्सेप्टेंस नहीं है उनको कि वो खराटे लेते हैं। अरे देखो मैं कितना अच्छा हूँ, है कि नहीं, मैंने खुद बता दिया यहाँ पर, है ना? ऐसा होना चाहिए, सर एक्सेप्टेंस आपके होना। लिए तालियां। क्या? आपके लिए तालियां। हाँ भाई, है तो है प्रॉब्लम, सही बात है कि नहीं, क्यों छुपाना। चलो। सही है सर, सब कुछ ना कुछ होता है वो तो। हाँ भाई, तो चलो कोई बात नहीं। चलो ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसा कुछ क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए? सी ए पी ट्रीटमेंट है। इसका मतलब क्या है? सी ए पी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मतलब जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, स्लीप एपनिया ज़्यादा है, तो उनके लिए यही है कि उनके जो एयर पैसेज है ना वो खुले रहे, उसके लिए वो मशीन लगा के रखते हैं, है ना। कि जब उनकी सांस, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 मिनट बोल दिया मैं, 1 मिनट तो बहुत होता है, कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो रही है, पॉज हो रही है, तो फटाफट से वो मशीन काम करने लगे। तो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये एक ट्रीटमेंट है इसका। वेट लॉस करोगे आप, वेट वेट ज़्यादा बड़ा होता है ना, उसकी वजह से भी वैसा होता है, ओबेसिटी की वजह से भी वैसा होता है। और कभी कभी सीवियर सर्जरी होती हैं, सर्जरी इन सीवियर केसेस, और कुछ कुछ आपको सर्जरी भी कराना पड़ती है जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो। ठीक है। अभी मैं क्या है, इस पर फ़नी फ़नी मेरे पास किस्से हैं, मुझे मेरे खर्राटों के, मैं सुना नहीं रहा हूँ बस, आप कभी मन करेगा फिर सुनाऊंगा, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग अपन बंद कर देंगे, फिर सुनाना। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद मैं आपको सुनाऊंगा, है ना। बस इसलिए, बस थोड़ा सा याद आ गया, मेरे खर्राटों की याद है मुझे। चलो, अभी आप इस बात पर वैसे स्माइल कर सकते हो, हंस सकते हो, है ना। फिर आप लोग देखो, आप लोग भी सच बोलना है, ठीक है। नहीं लेते सर, हम नहीं हाँ लेते। चलो, मतलब अच्छे लोग हो आप। हम ही हैं, मतलब लड़के ही खराब होते हैं, खर्राटे भी लेते हैं और परेशान भी करते हैं। चलो। अनुष्का सर को एक्सेप्टेंस है। हाँ चलो चलो। नहीं मैं नहीं लेती सर, मुझे लगा सर बोले मजे ले लेते हैं, तो मैंने कहा हाँ सर हम भी ले लेते हैं, उसमें क्या लोगों की। चलो, नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो, अ मिडिल एज ओवीज मैन स्नोर्स लाउडली, जोर जोर से खर्राटे लेते, स्टॉप ब्रीदिंग एट नाइट, ब्रीदिंग पॉज हो जाती है, एंड फील्स टायर्ड ऑल डे। तो एक गंभीर समस्या है ना। देखो जो ये प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी सीवियर होती है, थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा सीवियर होती है। देन नेक्स्ट जो है हमारा सेंट्रल स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया, व्हाट इज सेंट्रल स्लीप एपनिया? Sleep disruption due to reduced respiratory drive from the brain, not airway blockage. Sleep disruption due to reduced respiratory drive from the brain, not airway blockage. देखो आप समझ रहे हो, ये स्लीप एपनिया हुआ क्यों है? ये एयर पैसेज में गड़बड़ है, उस वजह से नहीं हो रहा है, ब्रेन इन्वॉल्व हो गया है यहाँ पर। डिफरेंस कैसे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? नहीं, यस और नो? यस सर। तो डिफरेंस आप याद रखना कि जो ए एस ओ एच है, ए एस ओ एच ही है ना, ओ एस ए एच, हाँ ओ एस ए एच है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपनिया में आपके एयर वे में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर एयर वे तो ठीक है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन में थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि साफ साफ आप उसको देखने को मिल रहा है, रिड्यूस रेस्पिरेटरी ड्राइव फ्रॉम द ब्रेन। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप समझने की कोशिश करना। टाइप्स क्या हो सकते हैं इसके? इडियोपैथिक, ओपियोइड इंड्यूस्ड, है ना। और इसको क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे? साइनी या चाइनी स्टोक्स ब्रीदिंग। तो ये कुछ टाइप्स है, बस याद रख लेना, है ना। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अडेप्टिव सर्वो वेंटिलेशन, ये ट्रीटमेंट है। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, मतलब जो कॉजेज हैं, जो हमने डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, तो फिर अपन को जैसा ट्रीटमेंट बता रहा है वेंटिलेशन का या जो भी है, उस वो एक ट्रीटमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एन एल्डरली मैन विथ हार्ट फेलियर हैज इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न्स ड्यूरिंग स्लीप, है ना। किसी का हार्ट फेल हुआ है ना, हो सकता है पास्ट में किसी का हुआ हो, और उसके जो ब्रीदिंग पैटर्न है ना उसमें इरेगुलरिटीज आ गई। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि सारा कनेक्शन आपका हार्ट भी आपके ब्रेन से ही तो कनेक्ट होता है, तो हर चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन से ही कनेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो हार्ट बीट है उसको भी आपका
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो इन शॉर्ट ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ब्रेन में किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी या डिसरप्शन या फिर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से स्लीप पैटर्न में रेगुलरिटीज आ जाती हैं और उसकी वजह से ब्रीदिंग में पॉजेज भी आ सकते हैं। क्लियर है आपको सेंट्रल स्लीप एपनिया क्या होता है? यस। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन। स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन। स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन में क्या है? शैलो ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, हाई सी ओ टू, लो ओ टू। मतलब इस वाली स्लीप में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि आप जो ऑक्सीजन है वो कम जाती है आपकी बॉडी में और जो सी ओ टू है वो ज़्यादा जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? इस वाले डिसऑर्डर में क्या होता है? यस। मतलब ऐसे डिसऑर्डर में क्या होता है, इस स्लीप डिसऑर्डर में क्या होता है, नॉर्मल एक इंसान के अंदर नॉर्मल हम लोग मतलब जो जिनको कोई स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है हमारे बॉडी में, CO2 कम जाती है यूजुअली। लेकिन यहाँ पर क्या स्लीप कंडीशन ऐसी हो गई है कि जो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इनटेक होता है और इंक्रीज हो जाता है कार्बन ऑक्साइड का इनटेक। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और ऐसा बोल सकते हो शेलो, अब इसको बोल सकते हो शेलो ब्रीदिंग बोल सकते हो ड्यूरिंग स्लीप। जिसका मतलब क्या है, CO2 ज़्यादा और O2 कम। देखो जब अपन एक्सेल करते हैं तो CO2 बाहर निकलती है कि नहीं? तो CO2 बाहर जा रही है ज़्यादा और ऑक्सीजन कम आ रही है। इनहेल करते टाइम हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और एक्सेल करते टाइम और CO2 हमने पढ़ा है कि नहीं? है बेसिक यही होता है ना, यस और नो? यस। यस सर। तो इनहेल और एक्सेल का प्रॉब्लम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि आप सांस तो ज़्यादा छोड़ रहे हो लेकिन ले कम रहे हो। शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है, शेलो ब्रीदिंग हो जाती है। समझ आ रहा है ना सबको? इसीलिए इसको हाइपो वेंटिलेशन बोला है। हाइपो मतलब कम, हाइपो का मतलब ही होता है कम। इज इट क्लियर, यस और नो? यस। इसकी वजह से क्या हो सकता यस है, सर। इसकी वजह से क्या कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, ये सिंड्रोम है जिसकी वजह ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। देखो इसीलिए मोटापा जो है, ओबेसिटी है, वो खतरनाक होती है क्योंकि उसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। या फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो, वो भी एक कॉज हो सकता है स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन का। ट्रीटमेंट कैसे करें? वेंटिलेशन सपोर्ट, वेट लॉस, ऑक्सीजन थेरेपी। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट है आपको। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है सर्कैडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर। एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, एग्जाम में पूछा जाता है, सर्कैडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर। ये क्या है? मिस अलाइनमेंट बिटवीन द स्लीप स्केड्यूल रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी एंड द पर्सन बायोलॉजिकल क्लॉक। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। जैसे हम जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तब टाइम जोन चेंज होता है, तो हमारी बॉडी, अब पता है ना हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक लगी है ना, उसको समझ नहीं आता है कि हम कहीं भी चले जाओ, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर हमको नींद आने लगती है और पर्टिकुलर टाइम पर हम उठते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर हम फ्रेश होने जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर भूख लगती है, प्यास लगती है, पानी पीते हैं। हमारी बॉडी अलग तरीके से काम कर रही होती है। यस और नो, अग्रीड और नॉट? यस। अब आप कहीं भी जब जाते हो आप देखते हो कि सोने का टाइम है और आपको नींद आ रही है लेकिन बाहर धूप निकल रही है या लोग जॉब पर जा रहे हैं। तो इसको जेट लैग बोल सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, इस जो कॉन्सेप्ट है इसको जेट लैग बोलता है। ठीक है, तो जेट लैग की वजह से ये प्रॉब्लम आती है आपको, सर्कैडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि आप दूसरी कंट्री में गए हो आप, और दिन का समय और आपको नींद आ रही है ना? तो होता है क्या है, वो आपको नींद तो आ जाती है लेकिन जो सर्कैडियन रिदम आपकी गड़बड़ हो रही है, स्लीप वेक साइकिल वहाँ पर गड़बड़ हो रही है, उतना अच्छे से आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, रैम के जो स्केड्यूल हैं वो ठीक से नहीं होते हैं, तो प्रॉपर सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, है ना? तो ये आप समझ पा रहे हो टाइप्स क्या हो सकते हैं? डिलेड स्लीप फेज, बहुत देरी से नींद आती है। एडवांस स्लीप फेज, ये आपके एल्डर
जो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उन में ये देखने को मिलता है। शिफ्ट वर्क टाइप, ये भी एक टाइप है। जेट लैग टाइप, ये भी एक टाइप है। जैसे शिफ्ट में जो काम करते हैं, कभी सुबह कभी शाम, कभी फिर शाम, कभी कभी सुबह, तो उनको भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। सर्कैडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर उनको होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको? सर मेडिकल वालों को तो ज़्यादा होती होगी, उनकी तो वैसे ही चलते हैं, शिफ्ट से चलती है। हाँ, बहुत होती है। डॉक्टर्स, नर्सेस, ओटी, इन सबकी तो शिफ्ट चलती है ना अलग अलग। हाँ, तो इनको ये वाला डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि स्विच हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ। रात भर वो जागते हैं, फिर उनको सोना होता है। क्योंकि हम्म। हमारी बॉडी अलग तरीके से डिज़ाइन की है भगवान ने। रात सोने के लिए होती है, क्योंकि मेलाटोनिन और डार्कनेस का रिलेशन होता है, जो कि सबको पता होगा। यस और नो? यस सर, पर सर नर्सिंग स्टाफ पे बहुत तरस आता है। उनको बिल्कुल। डबल डबल ड्यूटी दे देते हैं बेचारों को, और डांट अलग खाते हैं वो बेचारे, गलती से अगर 1 घंटे भी सो जाए तो। सही बात है, नहीं उनकी जो जॉब है बहुत टफ है। सच में बहुत टफ है। बहुत टफ जॉब है। डॉक्टर से ज्यादा उनकी टफ है। सही बात है, बहुत टफ जॉब है। हम्म। तो ट्रीटमेंट में लाइट थेरेपी हो सकती है, मेलाटोनिन हो सकता है, स्लीप स्केड्यूलिंग हो सकती है। ठीक है। अभी एग्जाम्पल की बात करें ना, टीनेजर कैन नॉट फॉल asleep until 3 AM एंड स्ट्रगल टू वेक अप फॉर स्कूल। टीनेजर्स के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब सर्कैडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर में आप समझ ही रहे हो कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो गड़बड़ हो रही, वो गड़बड़ हो चुकी है ना। जितना सोसाइटी की जो है, जो नॉर्म्स हैं कि सुबह 7 बजे उठो और हम 12 बजे उठ रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको 3-4 बजे तक, 5 बजे तक नींद ही नहीं आती है, तो सीधे है ना बिगड़ जाते हैं, है ना। पर वो बहुत टाइम बाद ठीक होती हैं, किसी किसी की ठीक ही नहीं हो पाती, को बहुत सारे सालों तक लगातार वैसे ही चलता रहता है, और कुछ लोगों के साथ चल भी रहा होगा, है कि नहीं? समझ आ गया ये वाला डिसऑर्डर? यस। अभी ये क्या है? ये है पैरासोमनियास। इंटरेस्टिंग। पैरासोमनियास मतलब, देखो पैरा का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल। पैरा का मतलब ही अनयूजुअल होता है। मतलब रात में खाना, मतलब रात में मतलब सोते सोते खाना, नींद में हो फिर भी खा रहे हो, फिर भी चल रहे हो, है कि नहीं? ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, अनयूजुअल है। यस और नो? है कि नहीं ऐसा? यस। इसलिए तो रैम बिहेवियर डिसऑर्डर इसमें 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 ही आता है। रैम बिहेवियर डिसऑर्डर सबको पता है, रैम बिहेवियर डिसऑर्डर में क्या होता है? याद आ रहा है कि नहीं रैम बिहेवियर डिसऑर्डर में? देखो पढ़ा है, यस सब कुछ है। रैम बिहेवियर, देखो रैम स्लीप में क्या होता है, यूजुअली हम सपने देख रहे होते हैं, है ना, लेकिन हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा, हमारे मसल जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, है ना। मसल टोन समझ रहे हो आप? मतलब बॉडी को हम हिला ही नहीं पाते, ऐसा लगता है कि पैरालिसिस हो गया, क्योंकि आपको पता है रैम स्लीप में स्लीप पैरालिसिस करके एक कॉन्सेप्ट होता है, और स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़रूरी है। मतलब आप सपने देख रहे हो ना, तो सपने देखते देखते वो जो सपने में चल रहा है ना, वो करने नहीं लग जाओ, वो करने लग जाते हो ना, तो उसी को बोलते हैं स्लीप बिहेवियर, रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, या रैम बिहेवियर डिसऑर्डर, है कि नहीं? ये एक डिसऑर्डर है। सपने सब लोग देखते हैं, लेकिन सपनों में हम बोलते नहीं हैं यूजुअली, या सपने में जो सपना दिख रहा है वो पूरा नहीं कर रहे होते हैं, भाग नहीं रहे होते हैं, चिल्ला नहीं रहे होते हैं, चुपचाप से सपना देखते हैं, और हम हिलते हिलते डुलते भी नहीं हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है तो रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है वो। सर जहाँ एक पर, क्वेश्चन। हाँ बोलो। कभी कभी आप सपने में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप सच में एक्ट करने भी लग जाते हो, मतलब ऐसे मारने पीटने नहीं, जैसे चीखना, रोना या हंसना, इस तरीके से। लेकिन इसकी तो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना तो प्रॉब्लम है। ओके, कभी कभी में नहीं है। कभी कभी में नहीं, कभी कभी तो सभी करता है ना, मतलब सभी मतलब कोई भी कर सकता है, सभी को अधिकार है। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है ना वो उसकी उसकी लाइफ को मतलब उसके जो प्रॉब्लम है, जिसको हो रहा है उसको भी प्रॉब्लम होगी, और जो पड़ोसी है उसका, उसको भी प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं? सपने में वो किसी का गला दबा रहा है तो पड़ोसी का गला दबाने लगे वो, है कि नहीं? तो हम्म। प्रॉब्लम हो जाएगी। यस। सही बात है कि नहीं? और हो सकता है वो कुछ अपने हाथ पैर मारे, या फिर वो उठने की कोशिश करे, तो उसको हो सकता है उसको इंजरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। यस। तो हम देखेंगे पैरासोमनियाज अनयूजुअल बिहेवियर इवेंट्स ड्यूरिंग स्लीप। तो पहला क्या है? नॉन रैम स्लीप अराउजल डिसऑर्डर। नॉन रैम स्लीप अराउजल डिसऑर्डर,
इसका मतलब क्या है, ये जो डिसऑर्डर है ना वो नॉन रैम स्लीप वाला है। कौन सा वाला? नॉन रैम। तो दो टाइप की स्लीप होती है कि नहीं, नॉन रैम स्लीप और रैम स्लीप, यस और नो? तो फर्स्ट वाला आपका कौन सा डिसऑर्डर है? नॉन रैम स्लीप अराउजल डिसऑर्डर, जिसमें स्लीप वॉकिंग और स्लीप टेरर आता है। स्लीप वॉकिंग को हम सोमनाबुलिज्म भी बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं, सोमनाबुलिज्म? यस सर। तो सोमनाबुलिज्म और जो नाइट टेरर्स हैं, स्लीप टेरर्स है, ये सारे डिसऑर्डर नॉन रैम स्लीप के हैं। इज इट क्लियर? यस अभी जो दूसरा सर, डिसऑर्डर है पैरासोमनियाज में, कुछ पूछ रहा है कोई? स्लीप टेरर और यस सर, हाँ सोनाली, तो ओ स्लीप अनुष्का। टेरर्स और नाइटमेयर्स में डिफरेंस बता दीजिए। नाइट मेयर्स और नाइट टेरर्स में डिफरेंस देखो। नाइट टेरर्स, देखो सपनों में हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती कि कोई हम सपना देख रहा है, बिना सपने के भी, क्योंकि नॉन रैम स्लीप में सपने नहीं आते। समझ रहे हो? नॉन रैम स्लीप में सपने नहीं आते, वो डीप स्लीप होती है। ये समझना है, ये इसमें है ना, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखो कि नॉन रैम स्लीप में सपने नहीं होते हैं। लेकिन जो यूजुअली जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं ना आपको, वो नॉन रैम स्लीप वाले ही होते हैं। मतलब नींद में चलना, नींद में खाना, चिल्लाना, चीखना, है ना, रोना, ये सारी चीज़ें ना स्लीप टेरर में होती हैं। टेरर समझ रहे हो आप डर गए हो, आप पसीना पसीना हो जाते हो। यहाँ ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई सपना आया था। हो सकता है सपना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सपना हो। जिसमें नाइट टेरर समझ यस रहे हो आप, एकदम से आप उठ जाते हो, पसीना पसीने हो जाते हो, डर लगता है, घबराहट होती है ना, चिल्लाते हो, चीखते हो, वो स्लीप टेरर है। यस जबकि नाइट मेयर सपना होता है, जो डरावना सपना है ना, उसी को नाइट मेयर बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो नाइट मेयर है ना, वो रैम स्लीप में होता है, और जो नाइट टेरर है और या स्लीप टेरर है वो नॉन रैम स्लीप में होता है। नाइट मेयर कहाँ होता है? रैम स्लीप में। समझ आ गया सभी को? नाइट मेयर तो सपना ही होता है, डरावना सपना। क्या क्लियर है आपको? यस तो यस सर। सबको समझ आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। मिलता जुलता है लेकिन फिर भी अलग है कि नहीं? समझ आ मतलब गया ना गहरी सबको? नींद में लोग चलते हैं। क्या बोल रहे हो सोनाली? गहरी नींद में लोग चलते हैं। बिल्कुल, गहरी नींद में लोग चलते हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। नॉन रेम स्लीप में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि सपने देखोगे ना, तो सपने तो रैम स्लीप में होते हैं, और रैम स्लीप में स्लीप पैरालिसिस होता है। जब स्लीप पैरालिसिस ना हो और सपनों को आप करने लगो, तो वो उसको बोलते हैं रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। इज इट क्लियर? यस सर। चलो वेरी गुड। तो नाइट मेयर डिसऑर्डर क्या है? फ्रीक्वेंट विविड नाइट मेयर कॉजिंग डिस्ट्रेस। बहुत भूत के सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, या फिर किसी की डेथ हो गई, या फिर कुछ भी हो गया, उसी को नाइट मेयर्स बोलते हैं, नाइट मेयर डिसऑर्डर। उसके बाद जैसे मैंने अभी बहुत बार बता दिया, रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में क्या होता है? एक्टिंग आउट ड्रीम्स, रिस्क ऑफ इंजरी। उसके बाद क्या है? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ना, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सभी से, ये रैम स्लीप का डिसऑर्डर है या नॉन रैम स्लीप का डिसऑर्डर है? बताइए। नॉन रैम। करेक्ट। सृष्टि के लिए तालियां बजा दो सब लोग, चलो। कोई सृष्टि ने सबसे फास्ट बोला है। सर ऐसा तो मेरे को भी होने लग गया है। अरे सृष्टि, इसको ना ये डिसऑर्डर में ध्यान दे रही, जैसे अपन फर्स्ट सेमेस्टर में देते थे कि मुझे भी ये होता है। तो रैम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या है? आपने देखा है ना वो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी, हाँ सर। तो वही है। संगाबली। हाँ वही, बेचारे को सोने नहीं देती। चलो ठीक है, आप समझ गए होगे इसमें क्या होता है। हाँ सर, सर मैं भी बहुत चीख मारती हूँ रात को सोते सोते। अच्छा कोई बात नहीं। तो बगल में कौन सोता है, पास में? कोई नहीं सोता, अकेली सोती हूँ मैं, मेरे को अकेला तो ठीक सुलाता है। है, नहीं तो बेचारा पड़ोसी सो नहीं पाता। चलो। हाँ सर, मतलब मेरे को बहुत पहले से ही अकेला सुलाते हैं। हम्म, खैर सब लोग अपनी कहानी सुना रहे हैं, मैं भी सुनाऊँ। मुझे बचपन में ये वाला हो सकता है ना, मेरी मम्मी बताती है बहुत पैर पटकता है। अब तो पता नहीं है, ठीक है, अब तो नहीं है शायद, शायद बोल रहा हूँ ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं इनका, इन सभी का, पैरासोमनियाज का? सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर स्लीप वेकिंग रैम बिहेवियर डिसऑर्डर, है ना। मम्मी बोलती थी मेरी
कि मैं रात में चलता था, अब पता नहीं है क्या था उधर, लेकिन ठीक है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर स्लीप वेकिंग, बच्चों के साथ होता है ये, यूजुअली बच्चों में देखने को मिलता है स्लीप वॉकिंग, है ना। कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा होता है नॉन रैम स्लीप में, डीप स्लीप में, ऐसा आपको याद रखना है। और क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना है? सेफ्टी प्रिकॉशंस मतलब कि कभी भी सो ना, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो, मतलब ये वाली प्रॉब्लम है स्लीप वॉकिंग की, स्लीप ईटिंग की, या जो भी है, उनके पास में ना कोई भी जो शार्प ना, वो मत रखो, वेपन मत रखो, चाकू मत रखो, छुरी मत रखो, कुछ मत रखो उनके आगे, क्योंकि रिस्की हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? और दरवाजे की जो खिड़कियां हैं, जो सॉरी दरवाजे की खिड़कियां बोल रहा हूँ, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, प्रॉपर बंद रखो, है ना। तो जिससे सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, इज इट क्लियर? क्योंकि सोने के बाद अलग दुनिया में होते हैं हम। चलो, तो ये प्रिकॉशन मैंने बता लिए। बेंजोडियाजेपाइंस है फॉर रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, है ना। डोपामिनर्जिक ड्रग्स फॉर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये कुछ ड्रग्स हैं, ये हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अ मैन पंचेज हिज पार्टनर्स इन स्लीप वाइल एक्टिंग आउट अ ड्रीम ऑफ फाइटिंग। अब देखो वही वाली बात बोली ना मैंने, रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में, कि मार आप सपने में रहे हो और देख लो, ऑब्वियस सी बात है, और आप पीट किसको रहे हो? अपने पार्टनर को, है कि नहीं? सपने में विलन को मार रहे हो, लेकिन रियलिटी में अपने पार्टनर को मार रहे हो आप, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? प्रॉब्लम सुबह उठ के होगी सर। प्रॉब्लम सुबह उठ के होंगी। और वही पार्टनर आपका कोई हस्बैंड या वाइफ हुआ, तो फिर वहीं पे उठा देगा, है कि नहीं, कि क्या फालतू काम हो रहा है। चलो, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड स्लीप वेक डिसऑर्डर है। क्या आप इसमें, तो आपको पता ही है, यूज्ड व्हेन सिम्टम्स आर प्रेजेंट बट डोंट फिट फुल क्राइटेरिया। जल्दी से ये इसका क्विक रिकैप पढ़ लो आप लोग, फिर उसके बाद मुझे थम्स अप करना। डन? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अभी हमारे पास देखो, ये आप लोग बोलोगे तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो मेरे तरफ से तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन को नाम बता देता हूँ: डिलेड एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसऑर्डर, फीमेल ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर, फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट अराउजल डिसऑर्डर, जेनिटो पेल्विक पेन पेनिट्रेशन डिसऑर्डर, उसके बाद है मेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, प्री मैच्योर अर्ली एजैकुलेशन, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस सेक्सुअल डिस्फंक्शन, अदर स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड सेक्सुअल डिस्फंक्शन। तो आप इसको, मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप एक बार रीड कर लेना अपने आप से, कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आप समझ रहे हो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। यस और नो? यस सर। यस सर। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो, ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है डिसऑर्डर्स का। और आपको पता होगा, जो कभी मेंटल हॉस्पिटल गया होगा या फिर गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल गया होगा, सबसे बड़ा ब्रांच, बहुत बड़ा ब्रांच सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का होता है, या सेक्सुअल डिसफंक्शंस का होता है। कभी ऐसा गए हो कि नहीं आप लोग? ये वाला सुना है आपने, ये ऐसा? यस सर। यस और नो? नो अभी यस तक सर। तो नहीं पता था सर। चलो, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा सेक्शन है डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में, ठीक है। ये सोनाली गए होंगे तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, हॉस्पिटल गए हो ना आप?
हाँ सर, और इससे रिलेटेड मूवीज भी बनी है, मतलब बिल्कुल। साउथ की movie देखो ये एक बार पढ़ लेना आप लोग, ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है ना। और नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग को इसके बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को भी अवेयर रख सकें, अपने एनवायरनमेंट में भी कुछ लोग को जिनको जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उनको भी अपन अवेयर कर पाएँ, है ना, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ह्यूमन लाइफ का। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है जेंडर डाइस्फोरिया। जेंडर डाइस्फोरिया स्टार्ट करूँ मैं आपको, यस और नो? यस सर। चलो, तो जेंडर डाइस्फोरिया में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जेंडर डाइस्फोरिया इन चिल्ड्रन, जेंडर डाइस्फोरिया इन एडोलसेंट एंड एडल्ट, ट्रीटमेंट अप्रोचेस। तो ये है, बस जल्दी सब देख लेंगे। जेंडर डाइस्फोरिया, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ये। यहाँ पर कैसे डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे? यहाँ पर जेंडर डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ हम ये एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कोई मेल है, उसको फीमेल महसूस हो रहा है, कोई फीमेल है, उसको मेल महसूस हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। तो उस कंडीशन को डाइस्फोरिया बोलते हैं। आपको समझ आ रहा है, यस और नो? यस सर। समझ में आया है कि नहीं आया बाकी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? यस यस सर। सर। ठीक है, वेरी गुड। तो जेंडर डाइस्फोरिया में पहला देखेंगे हम, जेंडर डाइस्फोरिया इन चिल्ड्रन। स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन इन चिल्ड्रन लास्टिंग एट लीस्ट 6 मंथ। 6 महीने तक ऐसा चल रहा है क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या है? बच्चा मेल है लेकिन उसको फीमेल जैसा महसूस होता है, और बच्चा फीमेल है उसको मेल जैसा महसूस होता है। इसको बोलते हैं क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन। किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है लगभग 6 महीने तक, तो आप बोल सकते हो कि जेंडर डाइस्फोरिया इन चिल्ड्रन में वो आया है। अभी डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं ये देखो। इन 8 फीचर्स, इन 8 सिम्टम्स में से कम 6 होना चाहिए जेंडर डाइस्फोरिया इन चिल्ड्रन को डायग्नोज करने के लिए। अभी तक मैंने जो बोला वो समझ में आई कि नहीं बात, यस और नो? यस। यस सर। अभी आप देखोगे वो कौन से फीचर्स हैं, कौन से सिम्टम्स हैं, क्या हो सकता है। तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी द अदर जेंडर और इंसिस्टेंस दैट दे आर द अदर जेंडर। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि मैं गलत बॉडी में आ गया हूँ, मैं मतलब कोई बच्चा मेल है तो उसको ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांगली कि नहीं, मैं गलत बॉडी में आ गया हूँ, मुझे फीमेल होना है, क्योंकि उसको फीमेल जैसा महसूस होता है। और ये वाइस वर्सा। पहला आपको फीचर समझ में आया, यस और नो? यस सर। यस सर। दूसरा जो फीचर है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस फॉर बियरिंग क्लॉथ्स टिपिकल ऑफ द अदर जेंडर, है ना। लड़के हैं लड़कियों की तरह मेकअप करेंगे, कपड़े पहनेंगे, है ना, या फिर लड़कियां हैं वो लड़कों की तरह करेंगे। देखो नॉर्मली चलता है, नॉर्मल आप कोई लड़का नॉर्मली साड़ी पहन सकता है ना। लेकिन आप देख रहे हो ये फैंटेसी है उसकी, तो ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो खैर कुछ नहीं है, ये डिसऑर्डर है कि नहीं, डाइस्फोरिया है। तो दूसरा वाला समझ में आ रहा है कि अपोजिट जो जेंडर है, जो उसका जेंडर नहीं है, वो जो कपड़े हैं कुछ भी है वो पहनने का मन करता है उसको। इज इट क्लियर ये क्या है? तीसरा प्रेफरेंसेस फॉर, जेंडर। क्या कुछ बोल रहा है कोई? कोई पूछना चाहता है कुछ? नो चलो सर। आगे बढ़े। तो तीसरा जो फीचर है वो क्या है? प्रेफरेंस फॉर क्रॉस जेंडर रोल्स इन मेक बिलीव्स और फैंटेसी प्ले। उनको दूसरे जेंडर है, मेल है तो फीमेल के रोल्स को करना अच्छा लगता है, जो उसके रोल्स होते हैं वो करना अच्छा लगता है, और मेल है तो फीमेल्स के रोल प्ले करना अच्छा लगता है, फैंटेसी होती है। तो क्रॉस जेंडर रोल्स की बात हो यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी, यस और नो? क्लियर है यस ना? सर। यस। नेक्स्ट क्या है? प्रेफरेंसेस फॉर टॉयज गेम्स और एक्टिविटीज स्टीरियोटिपिकली यूज्ड बाय द अदर जेंडर। जैसे लड़का है तो उसको लड़कियों की तरह मतलब लड़कियों की जो डॉल होती हैं या फिर जो भी है उससे खेलना अच्छा लगता है। देखो मैं डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ, डाइसफोरिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखो इसलिए ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सफरिंग हो जाती है जब जब तक उनको ट्रीटमेंट या फिर
एडवाइस या फिर काउंसलिंग ना मिले। समझ पा रहे हो आप? इसीलिए हमको ये वाला डिसऑर्डर भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो सफ़र करते हैं फिर वो। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। तो ये आप समझ गए फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है? फिफ्थ फीचर क्या है? प्रेफरेंस फॉर प्लेमेट्स ऑफ द अदर जेंडर। आप देख रहे हो, लड़के, एक लड़का है ना, लेकिन उसको लड़कियों के ग्रुप के साथ खेलना अच्छा लगता है, या एक लड़की है उसको लड़कों के साथ रहना अच्छा लगता है, उसको उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। तो ये हो गया एक फीचर। नेक्स्ट क्या है? रिजेक्शन ऑफ टॉयज गेम्स टिपिकल ऑफ देयर असाइंड जेंडर। उसको लड़के को कार लेके देते हैं, बाइक लेके देते हैं, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है ना? समझ रहे हो आप? तो रिजेक्शन ऑफ टॉयज गेम्स टिपिकल टू देयर ऑफ देयर असाइंड जेंडर। जैसे खेलने का सामान चाहिए किसी एक जेंडर को, नॉर्मली वो उनको पसंद नहीं आता है, कुछ और ही पसंद है, कुछ और मतलब दूसरा जेंडर जो है जिसके लिए वो अट्रैक्ट या प्रेफरेंस रखते हैं, उनको वैसा वाली चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स ऑफ देयर सेक्सुअल ऑटोनॉमी। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जो सेम, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेल है, वो यूजुअली होता क्या है, फीमेल के लिए अट्रैक्ट करता है वो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, समझ रहे हो मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ? यस सर। फिर नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द फिजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अदर जेंडर। मतलब इनको लगता है, अब ऑब्वियस सी बात है, अभी आप लोग समझ ही रहे हो कि जो फिजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है या मेल के या फीमेल के, वो उनके लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि हमारे पास भी वैसा बॉडी का अपीयरेंस होना चाहिए, जैसा कि उनके लिए जो जो उनको प्रेफरेंस है, जिनकी फैंटेसी है, वो सारी चीज़ें। तो आपको 8 फीचर समझ में आए, इनमें से कम 6 होना चाहिए जेंडर डायस्फोरिया को बच्चों में डायग्नोस करने के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑनसेट बिफोर प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के पहले होना चाहिए। देखो, प्यूबर्टी के पहले ही तो बच्चे बोलते हैं, हम चिल्ड्रन बोलते हैं, प्यूबर्टी के बाद तो एडोलसेंट बोलते हैं ना। यस और नो? यस सर। तो ये यस। प्यूबर्टी के पहले की कहानी है। डिस्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एनजाइटी होती है ना? तो डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन है। तो कॉजेज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इन सोशल, स्कूल और फैमिली फंक्शन, है ना? आप हर किसी लाइफ के एरिया में डिस्ट्रेसफुल होते हो, बच्चे डिस्ट्रेसफुल होते हैं, इसलिए इनकी काउंसलिंग करना जरूरी है। देखो, उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सफ़र करते रहेंगे फिर। एग्जाम्पल की बात करें, अ 7-year-old असाइंड मेल इंसिस्ट शी इज़ अ गर्ल, प्रिफर ड्रेसेस, अवॉइड्स बॉय एक्टिविटीज़ एंड इज डिस्ट्रेस अबाउट हैविंग अ पेनिस। आप समझ रहे हो, लड़का है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसको हो रही हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यस। तो ये हो गया यस हमारा सर। जेंडर डायस्फोरिया इन चिल्ड्रन। अभी हम देखेंगे जेंडर डायस्फोरिया इन एडोलसेंट एंड एडल्ट। अभी इसमें क्या है? इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन एक्सपीरियंस जेंडर एंड असाइंड सेक्स लास्टिंग एट लीस्ट 6 months। अब देखो, वो ऑब्वियसली बात है, अब ये बात वही है, अब ये एडोलसेंट की बात है कि नहीं? क्लियर है ना आपको? यस। अभी डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है इसके? ये कम से कम 2 होना चाहिए, है ना? मार्क्ड इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन एक्सपीरियंस जेंडर एंड प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ रहे हो आप? यहाँ पर उनको इनकॉन्ग्रुएंसी लगती है कि दाढ़ी क्यों आ रही है, मूछें क्यों आ रही है, या फिर लड़कियों के साथ कुछ और हो सकता है। फर्स्ट वाला फीचर समझ में आ रहा है? यस। यस सर। दूसरा वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी अ रिड ऑफ वन सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अदर जेंडर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी अदर जेंडर। देन है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी ट्रीटेड एज द अदर जेंडर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ हैविंग फीलिंग्स टिपिकल टू ऑफ अदर जेंडर। तो मुझे लगता है सभी को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सब कुछ क्लियर ही होगा। यस और नो? समझ आ रहा है ना? तो डिस्ट्रेस, देखो काफ़ी ये भी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है। स्पेसिफायर्स की बात करें, मतलब ये जो डिसऑर्डर है वो स्पेसिफिक भी होता है। विद अ डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट,
इंटरसेक्स कंडीशन, समझ रहे हो आप? ये आप समझ रहे हो ये किस सेंस में बात कर रहा हूँ मैं? जैसे LGBTQ वाली कम्युनिटी आपने पढ़ी हो, तो इंटरसेक्स इज अ डिफरेंट टर्म, और वो जो कम्युनिटी है वो अलग होती है। समझने की कोशिश कर रहे हो आप? यस और नो, समझ में आ रहा है? यस सर। दूसरा यस सर। है स्पेसिफायर या स्पेसिफिक बोले हम जेंडर डायस्फोरिया इन एडोलसेंट और एडल्ट में। पोस्ट ट्रांजिशन, पोस्ट ट्रांजिशन क्या होता है? ऑलरेडी लिविंग एज डिजायर्ड जेंडर, पॉसिबली यूजिंग हार्मोन सर्जरी। ऑलरेडी लिविंग एज डिजायर्ड जेंडर, पॉसिबली यूजिंग हार्मोन सर्जरी। तो पोस्ट ट्रांजिशन वाला भी एक फेज है इसमें, मतलब आप समझ रहे हो सर्जरी के बाद की कहानी। एग्जाम्पल के बाद देखें, मतलब एग्जाम्पल देखें, अ 22 ईयर ओल्ड असाइंड फीमेल फील्स ट्रैप्ड इन अ फीमेल बॉडी, सीक्स हॉर्मोन्स थेरेपी टू ट्रांजिशन टू मेल एंड इज डिप्रेस्ड ड्यू टू बॉडी इनकॉन्ग्रुएंस। उसके बाद देखो आप जेंडर भी चेंज करा लेते हो ना, मतलब आप जब अपना वो भी चेंज करा लेते हो, तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से मेल नहीं दिख सकते, वो पूरी तरीके से फीमेल नहीं दिख सकते, तो डिस्ट्रेस खत्म नहीं होता है आफ्टर सर्जरीज। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। समझ में आ गया आपको ये उसमें क्या होता है? सर कुछ लोग तो जानबूझ के करवाते ना, जैसे माइकल जैक्सन ने करवाया था। तो माइकल जैक्सन की यार कहानी नहीं पता है मुझे, आपको पता है क्या? हाँ उसने करवाया था चेंज, मतलब फीमेल पार्ट्स करवाए थे अपने अंदर। ओके। उसको सारा मतलब जीना था कि फीमेल्स कैसे हैं, उनको मंथ्स वगैरह होते हैं, सब कुछ। ओके, ये वाली बात मुझे पता नहीं थी। चलो, तो आप लोग दोनों समझ गए हो जेंडर डायस्फोरिया। तीसरा जो है ट्रीटमेंट अप्रोचेस के बारे में उन्होंने बोला है। ट्रीटमेंट अप्रोचेस में बात करी है उन्होंने। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ट्रीटमेंट में क्या अफर्मेटिव थेरेपी है, एड्रेसिंग स्टिग्मा एंड माइनॉरिटी स्ट्रेस। सोशल ट्रांजिशन में अडॉप्टिंग न्यू नेम प्रोनाउंस, क्लोथिंग कंसिस्टेंट विद जेंडर आइडेंटिटी, ये ट्रीटमेंट अप्रोचेस हैं। मेडिकल इंटरवेंशंस हो सकती हैं, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स फॉर चिल्ड्रन, डिले डेवलपमेंट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT, जेंडर अफर्मिंग सर्जरी ऑप्शनल है। फैमिली सपोर्ट में रिड्यूस रिस्क ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइडल आइडिएशन, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम है। सुसाइडल आइडिएशन तक ऐसे होता है। तो ट्रीटमेंट अप्रोचेस एक बार आप देख लो, तो मुझे बताओ कि आपको समझ में आया। समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। आप देख रहे हो बहुत बड़ा मार्केट है इसका, डॉक्टर्स का। ठीक है, अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पैसा भी बर्बाद होता है और टेंशन भी बढ़ती है। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत, अच्छे साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, काउंसलर की भी ज़रूरत है, और अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत है। दोनों के एडवाइसेस, दोनों की काउंसलिंग से कुछ अच्छा हो सकता है उस पेशेंट का, नहीं तो फिर भी फिर वो बहुत सफ़र करता है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो यस ये सर। है। इसका क्विक रिकैप पढ़ लो जल्दी से, विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड ही लगेगा, जल्दी से देख लो। डन? पढ़ यस। लिया? अभी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें कितना है, डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर में। इसमें कितने सारे डिसऑर्डर देख लेते हैं। फर्स्ट है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, दूसरा है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, उसके बाद कंडक्ट डिसऑर्डर, उसके बाद पायरोमेनिया, फिर क्लेप्टोमेनिया। तो बस आज की क्लास में ये और देखेंगे, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम ये वाला डिसऑर्डर और देखते हैं आज। डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। देखो आपको नाम से पता चल रहा हो, कंडक्ट डिसऑर्डर तो आपने सुना ही होगा, जिसको CD बोलते हैं, है ना? कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ साथ हम इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, डिसरप्टिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर हम टोटल आपने देखे कितने सारे डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करूं मैं आपको, ये बताऊं मैं आपको। यस। यस। तो फर्स्ट डिसऑर्डर है जिसको हम ODD बोलते हैं। ODD मतलब ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। देखो नाम से पता चल रहा है डेफिएंट डिसऑर्डर है। डेफिएंट डिसऑर्डर का मतलब समझ ही रहे हो कि ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हम बच्चे को जो बोलते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, तो वो वही काम करता है। बोलता है कि नहीं चुपचाप से बैठ जाओ, उतना ही उछल कूद करता है ना? बोलते हैं शांत हो जाओ, तो अग्रेसिव हो जाता है।
मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको? इसमें क्या होता होगा? यस और नो? यस सर। तो यस ये सर। तो ये ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, ओडीडी इसको बोलते हैं। तो एट अ पैटर्न ऑफ एंग्री, मतलब ये बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, ये जिनको ये डिसऑर्डर होता है बड़े गुस्सा करते हैं। अ पैटर्न ऑफ एंग्री इरिटेबल मूड, आर्गुमेंटेटिव डेफिएंट बिहेवियर। डेफिएंट बिहेवियर मतलब विरोधी व्यवहार, विरोधी व्यवहार मतलब अगेंस्ट में ही बिहेव करेंगे, जो बोला गया जो उसका अपोजिट काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के सुन लें, सुनते किसी के नहीं है, परेशान करेंगे, बहुत परेशान करते हैं। डेफिएंट डिसऑर्डर। और विंडिक्टिवनेस, विंडिक्टिवनेस लास्टिंग एटलीस्ट 6 मंथ, ये 6 महीने तक ऐसा कुछ हो रहा है। देखो जो डेफिएंट बिहेवियर है ना उसी को विंडिक्टिवनेस बोलते हैं, विंडिक्टिवनेस। मतलब जो रिवेंज लेने वाली जो बात होती है ना, कि बदला लेने की जो भावना होती है कि बदला लेके रहेंगे, रिवेंज लेके ही रहेंगे, उसको बोलते हैं विंडिक्टिवनेस। समझ में आ रहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनको ओडीडी होता है, ये बदला लेते हैं, बहुत भयंकर बदला लेते हैं। ठीक है, क्रिमिनल क्रिमिनल माइंडसेट इनका होता है। इज इट क्लियर मैं जो बोल रहा हूँ? यस अभी इनके सिम्टम्स देखेंगे तो कम से कम 4 सिम्टम यहाँ हैं, वो होना चाहिए। शोन विद एटलीस्ट वन नॉन सिबलिंग। देखो जो नॉन सिबलिंग आप समझते हो? जैसे हम लोग मतलब जो भाई बहन है, वो एक 2 साल का छोटा है, एक 2 साल बड़ा है। देखो ये क्यों अपन इधर क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक भाई एक बच्चे में है तो दूसरे बच्चे में है कि नहीं, उस सेंस में। ठीक है, अब चाहो तो जो वन नॉन सिबलिंग की जो बात है उसको आप यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको स्किप कर सकते हो। हम सिम्टम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है सिम्टम है, ओपन लूजर्स टेम्पर। इनका जो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर होता है, मतलब टेम्पर जो टेम्परामेंट है, जो टेम्पर है वो शॉर्ट होता है, लूज कर लेता है जल्दी से। किसी ने कुछ बोला तो मतलब बोला, उसने बोला ही है लेकिन आपने इतना ज़्यादा गुस्सा किया, आपने मतलब ओडीडी के पेशेंट ने इतना ज़्यादा गुस्सा किया कि तूने बोल कैसे दिया। टेम्पर लूज कर देते हैं जल्दी से। टची, इजीली अनॉयड, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। एंग्री, रिसेंटफुल, बहुत ज़्यादा गुस्सा जल्दी आ जाता है उनको, है ना। आर्ग्यूज विद अथॉरिटी फिगर्स, अथॉरिटी फिगर से बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, है ना। और यूजुअली अथॉरिटी फिगर के साथ ही करते हैं। मम्मी को परेशान करेंगे, पापा को परेशान करेंगे, टीचर्स को परेशान करेंगे, जो बड़ा दिख रहा है उसको परेशान करेंगे। अथॉरिटी फिगर्स के साथ इनकी बनती नहीं है, आर्ग्यूमेंट होता है इनका। क्लियर है ना आपको? और क्या होता है, एक्टिवली डिफाइज रिफ्यूजेस टू कंप्लाई विद रूल्स। ये नियम कानून नहीं मानता है, जो बोला है ना ये बेटा ये नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं है, वो वही काम करता है। किसी भी नियम को नहीं मानते हैं, रूल्स को नहीं मानते हैं, नॉर्म्स को नहीं मानते हैं। डिलिबरेटिवली अनॉयज अदर्स, ये जान पूछ के दूसरों को परेशान करते हैं। ब्लेम्स अदर्स फॉर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। स्पाइटफुल, विंडिक्टिव, आप समझ रहे हो, रिवेंज लेने वाले, इनका रिवेंज वाला माइंडसेट रहता है कि बदला लेके रहेंगे। तो सिम्टम्स आपको समझ में आ गए इनके, यस और नो? यस। अभी सीवियरिटी अब देखोगे तो सीवियरिटी भी होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। एग्जाम्पल की हम जब बात करें तो अ 10 ईयर ओल्ड फ्रिक्वेंटली आर्ग्यूज विद टीचर, मतलब 10 साल का बच्चा लेकिन टीचर से बहस करता है। रिव्यूज टू फॉलो रूल्स, और बोलता नहीं मैं नहीं मानूंगा कोई भी। और ब्लेम्स क्लासमेट्स व्हेन इन ट्रबल, और जब वो ट्रबल में होता है, परेशानी में होता है, बोलता है कि ये सारे क्लासमेट्स की वजह से हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं करा। टीचर्स को परेशान करेगा, बात नहीं मानेगा, तो आप बोल सकते हैं कि उनको वो उस बच्चे को ओडीडी है। और यूजुअली ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, बड़ों में भी देखने को मिल सकता है लेकिन बच्चों में ज़्यादा मिलता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर मतलब इस डिसऑर्डर में हम मतलब जो पेशेंट है वो फट जाता है, मतलब इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इतना एग्रेशन कि कहीं भी फट जाता है वो।
इतना अग्रेसिव होता है, नाम से पता चल रहा है। कभी भी अचानक से फट जाना, अग्रेसिव हो जाना। इज इट क्लियर मैं जो बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? यस सर। तो रिकरेंट बिहेवियरल आउटबर्स्ट रिप्रेजेंटिंग फेलियर टू कंट्रोल अग्रेसिव इंपल्सेस, ये अपने जो अग्रेसिव इंपल्सेस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और कहीं भी जगह आउटबर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। फिजिकल देखें, मतलब फीचर देखें इसके, तो बर्बल फिजिकल अग्रेशन ट्वाइस वीकली फॉर 3 मंथ्स प्लस 3+ मंथ्स, है ना। 3 महीने से ज़्यादा या 3 महीने तक आपको देख रहे हो कि एक वीक में 2 बार वैसा हो रहा है, मतलब मारपीट करते हैं या बर्बली वैसा करता है। 3 behavioral outbursts causing damage और इंजरी इन 12 months, है ना। मतलब इतना ज़्यादा फटते हैं, इतना ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं कि उनको इंजरीज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये दूसरों के लिए भी खतरा है और खुद के लिए भी खतरा है। डिसप्रोपोर्शनिएट रिएक्शन मतलब क्या है, जितना गुस्सा करना चाहिए उससे 10 गुना गुस्सा करते हैं, तो डिसप्रोपोर्शनिएट रिएक्शन होता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा होता है। आउटवर्स्ट होता है, आउटवर्स्ट आर नॉट प्री मेडिएटेड एंड आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू प्रोवोकेशन, मतलब किसी ने भड़काया थोड़ा सा था लेकिन भड़क बहुत ज़्यादा जाते हैं। किसी ने छोटा सा किसी को परेशान किया है, लेकिन वो लेके जाएंगे बिल्कुल अपना हथियार लेके चलेंगे, बंदूक निकाल के ले जाएंगे, है ना, चाकू ले जाएंगे घर में से निकाल के। समझ रहे हो? मतलब उतनी तो बात ही नहीं थी, उतना बड़ा रिएक्ट करते हैं। एज देखेंगे तो मस्ट बी एटलीस्ट 6 year old, कम से कम 6 साल के ये ऐसा होना चाहिए, मतलब 6 साल का बच्चा होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से देखो मतलब कम से कम 6 और उसके बाद तो चले गई। एग्जाम्पल की बात करें, 14 year old डिस्ट्रॉय फर्नीचर व्हेन माइल्डली क्रिटिसाइज देन रिग्रेट हिज एक्शन, किसी ने छोटा सा कुछ बोल दिया और घर में टीवी वीवी सब फोड़ दी बच्चे ने, बाद में रिग्रेट भी होता। लेकिन ऑब्वियसली बात है, यहाँ हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर उनका कंट्रोल नहीं होता उनके एंगर पर, और बहुत ज़्यादा तूफान ये मचाते हैं। इज इट क्लियर? इंडिपेंडेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, यस सर। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद है कंडक्ट डिसऑर्डर्स। कंडक्ट डिसऑर्डर्स नाम से पता चल रहा है, कंडक्ट डिसऑर्डर का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर पेशेंट क्या करता है, सोसाइटी के नियमों को नहीं मानता है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, बड़ों को डिसोबे करता है, बड़ों को परेशान करता है ना, चीज़ें छुपाता है, मैनिपुलेट करता है। तो आप समझ जाओ, जब बच्चों में ये चीज़ें हैं ना तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर है। और जब ये कंडक्ट डिसऑर्डर को ट्रीट नहीं करते ना, तो यही बच्चे हैं ना आगे चल के क्रिमिनल बन जाते हैं। ऐसे लोग आगे चल के क्या बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, फिर वो मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, या फिर बाकी की चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं। कब? जब कंडक्ट डिसऑर्डर ट्रीट नहीं किया गया तो वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। कौन से डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको, यस और नो? यस सर। सबको समझ में आ यस। रहा है? यस। हाँ, तो अ रिपीटेटिव एंड परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ वायलेटिंग सोसाइटल नॉर्म्स, रूल्स एंड राइट्स ऑफ अदर्स, है ना, उनको दूसरों को परेशान करना मज़ा आता है, बोलते हैं कि हमारे राइट्स है, दूसरों के कुछ राइट्स नहीं है सारे, समझ रहे हैं? और ऐसा लगभग 12 महीने तक चलना चाहिए। ये जो 4 सिम्टम है उनमें से कम 3 होना चाहिए, मतलब अग्रेशन टू पीपल, एनिमल्स, बुलिंग, क्रूएलिटी, स्टीलिंग विद कन्फ्रंटेशन, है ना, परेशान करना लोगों को, क्रूअल होना उनको, चोरियां करना, परेशान करना, चिल्लाना, जानवरों को मारना। जैसे कुछ बच्चे देखे होंगे, कुछ जानवरों को है ना बहुत मारते हैं, पत्थर से पीटते हैं, मार डालते भी हैं। मैंने तो ऐसे लोग बच्चे देखे हैं ऐसे, जो जानवरों को परेशान करते हैं, इंसानों को भी परेशान करते हैं। अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा भयंकर लेवल का होता है, उनको ना दूसरों को पिटाई करने में, दूसरों को गालियाँ देने में, परेशान करने में मज़ा आता है। जब ऐसा कुछ है तो कंडक्ट डिसऑर्डर के ये सिम्टम है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। सर एक डिस्ट्रक्शन क्वेश्चन। ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको वो उसको डिस्ट्रॉय करता है ना। डिसीटफुल थेफ्ट, ये बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत धोखा देते हैं, है ना। ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, सीरियस वायलेशन रूल्स, ट्रॉन्सी, रनिंग अवे, स्टेइंग आउट ओवरनाइट बिफोर 13। आप देख रहे हो
कि 13 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, लेकिन रात में 12 बजे 1 बजे तक बाहर घूमता रहता है, और वैसे ही तो नहीं घूमेगा वो, उसको या तो ड्रग्स चाहिए या फिर कुछ इलीगल काम करना है ना। हम 18 साल के 20 साल के भी होते हैं तब भी ओवरनाइट नहीं घूमते हैं, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, यस और नो। परमिशन नहीं है यस सर। सर। हाँ देखो, परमिशन भी नहीं है और घूमना भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि रात ना, रात खतरनाक होती है, उसमें सिर्फ सांप नहीं निकलते हैं, उसमें क्रिमिनल भी निकलते हैं। चलो, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछो। सर इसमें कुछ चीजें एंटी सोशल जैसी भी तो है। तभी तो मैंने बोला, जभी तो मैंने इतनी देर से बोल रहा हूँ कि एंटी सोशल पर्सनालिटी इसको ट्रीट नहीं किया है ना, तो यही लोग ना, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन्हीं को होता है। कंडक्ट डिसऑर्डर बच्चों में होता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बड़ों में होता है, एडल्ट में होता ओके। है ना। तो स्पेसिफायर में देखेंगे तो चाइल्डहुड ऑनसेट 10 साल से कम के बच्चों में स्टार्ट हो जाता है, और अडोलसेंट ऑनसेट की बात करें तो 10 साल के बाद जो चालू होता है वो अडोलसेंट है। विथ लिमिटेड प्रोसोशल इमोशन, इनके अंदर बहुत लिमिटेड प्रोसोशल इमोशंस होता है, मतलब समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, उनको मज़ा आता है दूसरों को परेशान करने में, इनको गिल्ट भी नहीं होता है, गिल्ट भी नहीं होता है, एम्पैथी भी नहीं होती। अभी यही देखो जो मैं इतनी देर से समझा रहा था वो आपके सामने है, प्रोग्रेशन ओफन अ प्रिकर्सर टू एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन एडल्टहुड। इसको ट्रीट नहीं किया गया तो 100% एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी एडल्टहुड में। एग्जाम्पल की बात करें, 16 ईयर ओल्ड रिपीटेडली शॉपलिफ्ट्स, बुलीज क्लासमेट्स एंड सेट्स फायर टू ट्रेस विंस फॉर फन। आग लगाने में मजा आता है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो, सारे इलीगल काम, सारे एंटी सोशल काम ये कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सीडी में क्या होता है? यस। चलो वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना सभी को। यस सर। नेक्स्ट है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया, पर पायरोमेनिया नाम से पता चल रहा है कि इस वाले डिसऑर्डर में ना आग लगाने में मजा आता है। आग लगाने में, समझ रहे हैं, फायर में कहीं भी देखते हैं उनको आग लगाने का मन करता है, यहाँ में लाइटर उनके पास होता ही है, माचिस लेके जाते हैं और कहीं भी फायर लगा देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आग देख, आग ना फैसिनेट करती है उनको। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? यस सर। यस सर। है ना, माचिस की तीली इनके पास ही रहती है, उनको बार बार मन करता है कि नहीं इस तीली को फेंको और लाइटर से आग लगा दो या उससे आग लगा दो, बड़ा मज़ा आता है इनको। पायरोमेनिया क्या है? डेलिबरेट पर्पसफुल फायर सेटिंग्स ऑन मोर देन वन ओकेजन। देखो एक बार गलती से आग लग सकती है ना, लेकिन ये तो बार बार होता है। फीचर्स में देखेंगे, टेंशन बिफोर एक्ट, और एक ऐसा नहीं है कि इनको टेंशन नहीं होती आग लगाने से पहले, फायर करने से पहले इनको पहले टेंशन होती है ना। प्लेजर रिलीफ आफ्टर फायर सेटिंग, मतलब टेंशन किस बात की कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, और जैसे ही आग लगा देते हैं उनको मज़ा आता है, रिलीफ मिलता है। इज इट क्लियर? अजीबोगरीब बीमारी है ये, लेकिन पायरोमेनिया आप समझ रहे हो क्या होता है, यस और नो? यस। यस सर। तो फैसिनेशन और क्यूरियोसिटी अबाउट फायर, उनको फायर क्या होती है, क्या होता है, कैसे काम करता है ना, ये फैसिनेशन होता है कि मतलब मज़ा आता है। नॉट डन फॉर फाइनेंशियल गेन, ऐसा नहीं है कि वो रिवेंज के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल पर्पज के लिए कर रहे हैं, है ना, ये हेलुसिनेशन हो रहा है, ये जानबूझ के करते हैं ऐसा क्योंकि मज़ा आता है, प्लेजर मिलता है, रिलीफ मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें, टीनेजर रिपीटेडली सेट फायर्स टू अबेंडन हाउसेज बिकॉज ही एंजॉयज वॉचिंग दिस वन। आप देख रहे हो बड़ा पूरा घर है, उसमें आग लगा के आप देख रहे हो कि यार क्या मज़ा आ रहा है, आग लगाने के बाद चीज़ों को जलते हुए देखने में मज़ा आता है। तो पायरोमेनिया क्या है, समझ में आ गया, यस और नो? सर हाँ यस सर। आपके बोलो। आसपास झगड़े हो रहे हैं क्या? झगड़े नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, कल क्या है, गणपति पापा बैठेंगे ना, तो जो हाँ। छोटे बच्चे हैं ना, वो अभी से ही ऊधम करना चालू हो गया है उनको। अच्छा। और मेरा रूम क्या है, मेरा रूम बिल्कुल रोड से है, मेन रोड से, और ये यहीं पर खेलते हैं, बालकनी में खेलते हैं, यहीं खेलते हैं, है ना। अब क्या कर सकते हैं, यस। अभी मैं भगाऊंगा तो फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाएंगे वो। चलो, पायरोमेनिया समझ गए आप। यस। यस अभी सर। नेक्स्ट है क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया नाम से पता चल, चुराने में मज़ा आता है। ठीक है, कहीं भी जाएंगे चुरा के ले आएंगे 4-5 चीज़ें, जबकि ज़रूरत नहीं है उन्हें चोरी की, या फिर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको इकट्ठा करने में मज़ा आता है। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। तो यस सर। रिकरेंट फेलियर टू रेजिस्ट अर्जेस टू स्टील ऑब्जेक्ट्स नॉट नीडेड फॉर पर्सनल यूज और मॉनेटरी वैल्यू।
ये बेचते भी नहीं है, जैसे चोर होते हैं ना, वो चुराया फिर बेच के आते हैं, फिर पैसे आते हैं उसको, नहीं इनको इकट्ठे करना है बस, चुरा चुरा के रखना है बस। ठीक है। फीचर्स क्या है? टेंशन बिफोर स्टीलिंग, टेंशन होती है इनको, प्लेजर रिलीफ आफ्टर थेफ्ट, है ना, इनको प्लेजर मिलता है चुराने के बाद। आइटम्स ओफन होर्डेड डिस्कार्डेड और सीक्रेटली रिटर्न, बहुत बार क्या होता है चुरा के ले आते हैं लेकिन बाद में लगता है कि यार वापस करे आओ, तो ये वापस भी करे आते हैं। देख रहे हो कितना अच्छा चोर है, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है इसलिए अच्छा चोर है ये। बस उसकी वो क्रेविंग होती है चुराने की। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको, यस और नो? यस सर। तो भगवान ऐसी बीमारी किसी को ना हो, क्योंकि पकड़े जाओगे ना, मतलब चुरा, मतलब आप देने गए फॉर एग्जांपल के लिए, मैंने गलती से चुरा लिया था, तो फिर वो गलती नहीं बोलेगा, वो आपको पुलिस स्टेशन ले जाएगा। सही बात है कि नहीं? आपको मतलब पेशेंट को क्लिप्टोमेनिया समझ में आ गया? तो यस। नॉट कमिटेड ऑफ एंगर, नॉट कमिटेड ऑफ एंगर ए रिवेंज और ड्यू टू हेलुसिनेशन, ऐसा नहीं है कि चुरा इसलिए रहे हैं कि उनको बदला लेना है या गुस्सा आ रहा है या हेलुसिनेशन हो रहा है, ये वैसे ही चुराते हैं मजा करने के लिए, मतलब मजा करने के लिए, मतलब चुराने के बाद उनको अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है, रिलीफ मिलता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे आप, वुमेन विथ नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कंपल्सिवली स्टील स्मॉल ट्रिंकेट्स बिफोर स्टोर्स एंड हाइड्स देम एट होम, ना छोटी छोटी चीज़ चुराने में मज़ा आता है। जैसे कुछ लोग होता है, अब चलो देखो जेन्युइनली कुछ चाहिए होता है ना, उसको बोलते हैं चोर, कि हाँ घर में चीज़ें नहीं है और प्रोफेशन भी मेरा मेरा चोर वाला है ना, और उसको चोर बेच आओ और बेच के पैसे आ जाते हैं, तो ये समझ में आता है। लेकिन ये तो कुछ, ये तो डिसऑर्डर है ना, है कि नहीं? चुराने के बाद वो घर में रखता है और उसका कोई यूज़ भी नहीं होता, बेच के बेचता भी नहीं है, पैसे भी नहीं आते उसके, और ऊपर से टेंशन भी होती है कि चुरा लिए, फिर हो सकता है को वापस लौटा के भी आए। तो जल्दी से ऐसे जैसे लोग ना, जिसका चुराया है ना उसके घर पर सुबह सुबह जाएंगे सबको उठने से पहले और वहाँ बाहर रख जाएंगे कि हाँ, समझ रहे हो, जिससे उनका थोड़ा गिल्ट कम हो जाए। इज इट क्लियर सबको? यस सर। तो ये वर्ड फटाफट से पढ़ लो आप, रिकैप पढ़ लो 1 मिनट में, या फिर जितना भी आपको टाइम लग रहा है, उसके बाद थम्सअप करना, फिर अपन क्लास को ओवर करेंगे। डन?